हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कई सारी बातें बता देना चाहता हूं कि अभी हमने क्लास 10th की साइंस को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो कि मैं अब सारे लेक्चर्स इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आपको क्लास 10th के सारे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इन लेक्चर की खासियत क्या होगी कि हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। क्यों? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के बाहर नहीं होता है, और हम अपनी तरफ से इस एनसीईआरटी बुक को ही लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और विश्वास मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं और आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम नहीं होगा। आपका ये पूरा तरीके से चैप्टर तैयार हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अभी जो ये वीडियो है इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लगभग 50 से 60% आपका ये चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिख दिया है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया था, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। यानी कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन होने के लिए भी हमारे शरीर में ऐसे ही डाइजेशन नहीं हो जाता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे स्टमक में भोजन जाता है तो उसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जब आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे, इसी साइंस में चैप्टर 6 पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि जब हमारे स्टमक में भोजन जाता है तो उसमें जैसे HCl होता है, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन होता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। तो डाइजेशन भी एक तरह केमिकल रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है कि वी रिस्पायर, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी एक तरीके क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। कैसे? चलिए समझा देते हैं कि जब कभी भी आप भोजन खाते होंगे तो भोजन इसी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, हमें लेना पड़ता है सांस। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन ही भोजन का ब्रेक डाउन करती है, यानी कि वहाँ पर भी एक तरह केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। तो उसी में से हमने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिया। चलिए ठीक है, होती हैं, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो इसकी देखिए बताते हैं कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी आगे पढ़ते चलिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट लिखे गए हैं, ये बहुत ही काम के हैं। सबसे पहला लिखा है कि चेंज इन स्टेट। क्या लिखा है? चेंज इन स्टेट लिखा है। देखिए आप लोगों ने स्टेट के बारे में क्लास 8, 9 में भी और भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे नेचर में सारी चीज़ें जो हैं 3 ही स्टेट में होती हैं। सबसे पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ये 3 तरह की स्टेट होती हैं। तो ये तो सबको मालूम होता है। तो यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वो भी जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो 3 ही स्टेट में होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही होंगे। दूसरा है कि यानी कि उनकी स्टेट में चेंज आ जाता है। अगर कोई भी चीज़ पहले रही होगी तो हो सकता है सॉलिड में रही हो तो किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। हो सकता है लिक्विड से सॉलिड में हो जाए, यानी कि उनकी स्टेट में चेंज आ जाता है एक तरीके का। तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि जैसे वाटर है, वाटर को हमने हीट कर दिया तो वो इवापोरेट हो गया, तो यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है।
दूसरा है, हो सकता है कि चेंज इन कलर हो, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ पहले दूसरे कलर में थी, बाद में दूसरे कलर में हो जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हो सकता है कोई गैस इवॉल्व कर रही हो। इवोल्यूशन का मतलब है निकलना। इवोल्यूशन का मतलब है निकलना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग भोजन खाते हैं और ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और भोजन टूट जाता है, उसके बाद हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस छोड़ते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के पहले दूसरा टेम्परेचर रहा हो, लेकिन जहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर भी कई बार चेंज हो जाता है। तो बस सिंपल सा आपको ये 4 पॉइंट अगर याद कर लेने हैं कि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। कहीं पर अगर उसकी स्टेट में चेंज आए, कलर में चेंज आए, या फिर गैस में चेंज आ जाए, कोई गैस निकल रही हो, या फिर अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा, तो वहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत ठीक है, ये जो डिफिनीसन है ये भी याद कर लेना है। दूसरे नंबर पे है कि हमारे चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन, तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। दूसरा है इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन के बारे में समझते हैं। दूसरा है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इसके बारे में लिखा है द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हो सकता है कि जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो उसे अगर हम कोई शब्दों में बता दें, किसी शब्द में बता देते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे कि हमने मान लीजिए करवा दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन करा दिए? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दिया, तो उसे क्या बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखिए यहाँ पर कई सारी बातें सीखना पड़ता है। जैसे कि जो चीज़ एक ये पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है कि एक ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जो चीज़ एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है यानी हिस्सा लेती है, जैसे कि इस रिएक्शन में कौन हिस्सा ले रहा है? एक मैग्नीशियम ले रहा है और एक ऑक्सीजन ले रहा है। तो जो चीज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और आफ्टर द रिएक्शन जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो चीज़ रिएक्शन के बाद बनी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो रिएक्टेंट आपको समझ में आ चुका है, जो चीज़ एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और एक चीज़ आपको ये समझ में आ चुकी है कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन कभी भी जो रिएक्टेंट होते हैं, हो सकता है अगर 2 हैं या 2 से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। अगर प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पर एक ही है, उसके बाद अगर और कोई प्रोडक्ट होता, 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्लस का साइन ही लगाते हैं। ठीक है, उस बीच में ये एरो क्यों लगा है? तो एरो बताता है कि कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ये एरो क्या बताता है? एरो ये बताता है कि शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की दिशा को बताना। तो ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये एरो क्या दिखाता है, तो आप क्या लिख देंगे? शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, जो कि मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अब हो सकता है आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए आपको वर्ड इक्वेशन समझ में आ चुका है कि जैसे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुई है और उसे हमने शब्दों में बता दिया। अभी पीछे आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता था। लेकिन सबसे अगर इसी जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम क्या कर दें? कंसाइज कर दें और उपयोगी बना दें। कंसाइज का मतलब है और छोटा भी कर दें और हमारे लिए काम भी हो जाए, क्योंकि छोटा करने से क्या होगा? हमें आसानी हो जाएगी याद करने में और हमारा काम भी पूरे तरीके से हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि किसी भी वर्ड्स की जगह पर हम क्या यूज़ कर लें? उसके केमिकल फार्मूला याद कर लें, केमिकल फार्मूला ही यूज़ कर लें। और यही होता है केमिस्ट्री में कि आपको फार्मूले अगर याद हैं तो सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। और केमिकल फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए। जिन बच्चों को अगर अभी भी नहीं याद है तो उनके लिए दिक्कत है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको केमिकल फार्मूले कुछ आने चाहिए। देखिए एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में हैं
तो आपको शुरुआत के 20 एलिमेंट ज़रूर याद होने चाहिए। कितने एलिमेंट? अगर आपको 20 एलिमेंट याद हैं तो आप केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 20 एलिमेंट याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत की याद कर लेना है। बाकी अभी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको 20 एलिमेंट के बारे में भी बता देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि जब वर्ड इक्वेशन को हम लोग और छोटा भी कर दें, कंसाइज का मतलब है और छोटा कर दें, उसको उपयोगी भी हो जाए, तो केमिकल फार्मूले का यूज़ करने लग जाए। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने मैग्नीशियम को लिखा था, लेकिन मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल फार्मूला ऑक्सीजन होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद एनसीईआरटी में यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोगों को ये समझना होता है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैलेंस में जो एटम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम उतने ही होने चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है तो 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 ही होना चाहिए था। लेकिन ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन होती है, इसमें आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है उसका फार्मूला यही होता है। तो इस तरह की रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट के एटम है और प्रोडक्ट के जो एटम है अगर बैलेंस ना हो तो उस तरह की केमिकल रिएक्शन क्या बोला जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो ये चीज़ भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होती हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक नाम और दे दिया जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और एक चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि अगर आपको ये वीडियो हो सकता है पसंद आए तो आप इन्हीं नोट्स को अपनी कॉपी में बना लीजिए और दोबारा इसी वीडियो को देखें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जिनके एटम बराबर हों। अभी आपको आगे समझाया जाएगा क्या होता है। चलिए ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेस किस पर है कि ये बैलेंस क्यों होती है? तो देखिए, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये किस पर बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस पर बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस है। ये क्या होता है? ये आपने क्लास 8-9 में भी पढ़ चुके हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, इसका मतलब ये होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कभी भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके जो मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जो भी एलिमेंट जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उनके मास में चेंज नहीं होता है। तो बैलेंसिंग इसी पर बेस है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि बताइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस पर बेस है, तो आप बता देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इसके बारे में बता दिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप देखिए, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक उदाहरण। जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसमें यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, एक जिंक है, एक जिंक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये एक बैलेंस है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके लास्ट में आप लोगों ने देखा हो कि ये आयरन के बाद सॉलिड लिखा है, वाटर के बाद गैस लिखा है, फेरिक ऑक्साइड के बाद सल्फर ये एस क्यों लिखा है, हाइड्रोजन के बाद गैस क्यों लिखा। तो ये कई बार क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद में सॉलिड गैस ये सब लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आयरन है वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। वाटर जो है, वाटर तो आपने देखा होगा लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो वाटर है वो हमारा गैस की स्टेट में, स्टीम की फॉर्म में रहा होगा। या फिर यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है तो सॉलिड स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि कभी भी अगर आपकी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड गैस ये सारी चीज़ें लिखना है, स्टेट बताना नहीं ज़रूरी होता है बस। लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, ये चीज़ मेनली ज़रूरी है। उसके बाद देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है, देखो कुछ बातें हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। यानी कई बार क्या होता है कि मान लीजिए टेम्परेचर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर प्रेशर हो सकता है यूज़ किया गया हो, कैटेलिस्ट यूज़ किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो देखिए जितनी भी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटेलिस्ट, अगर ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में यूज़ होती हैं तो इनको हमेशा एरो के ऊपर या फिर नीचे ही लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ये CO किसका फार्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और हाइड्रोजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है। ये एक ATM जो है प्रेशर की यूनिट है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे हमेशा, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कैटेलिस्ट हो, ये हमेशा एरो के ऊपर या नीचे ही लिखा जाता है। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये AQ होता है। AQ का मतलब होता है एक्वस। जब कोई भी चीज़ वाटर में प्रेजेंट होती है तो उसको हम एक्वस में ही लिखते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आप अगर याद करें तो आपने कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस की ही एक रिएक्शन है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, जब पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वातावरण से, पानी ज़मीन से ले लेते हैं, और सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति भी होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल पत्तियों में ही पाया जाता है, तो हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं और वाटर भी निकलता है। तो ये रिएक्शन वहाँ की है। तो कभी भी सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब एबव या फिर बिलो द एरो लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन सी हैं, चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इतनी ही टाइप्स आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो ये आपको कम से कम, आप जब भी चैप्टर्स पढ़ना शुरू करें तो आपको ये रिएक्शन के नाम जरूर याद होने चाहिए, तुरंत याद हो जाने चाहिए, विधि अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप लोगों ने। उसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ना होगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव है, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए हम लोग समझते हैं, तो पहला टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कि कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है। तो पहला टाइप हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक सिर्फ सिंगल सी चीज़ बनाते हैं। यानी कि हम लोग पीछे रिएक्टेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आफ्टर द रिएक्शन जब रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कर लेते हैं, और जो चीज़ आफ्टर द रिएक्शन बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसको चूना भी बोलते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, आपने जब कभी भी चूने को जब पानी में मिलाया होगा तो बहुत तेज़ हीट निकलना शुरू हो जाती है। देखो हीट इसीलिए लिखा है कि हीट भी निकलती है, और जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। उसके बाद तो आप लोगों ने कम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ लिया है कि रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक बनेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, कोल का मतलब होता है कोयला, और कोयले का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन को ही बोलते हैं। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन जब जलाते हैं, जलाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमारा क्या बन जाता है, CO2 गैस बन जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें भी देख लीजिए रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही बनता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है
ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। मान लीजिए जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो हमारा वाटर बनता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बन जाता है। देखिए आप लोग बैलेंसिंग के बारे में सोच रहे होंगे, तो हम बैलेंसिंग का जो है अलग से कल वीडियो ला देंगे कि बैलेंसिंग में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन फॉर्म होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, तो जब H2O2 कराते हैं तो हमारा बन जाता है वाटर। तो वाटर का फुल फॉर्म क्या होता है, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक था, यहाँ पर थे दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो इस ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो दो आगे से मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर भी हम दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा बैलेंस। उसके बाद है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसी में हमें पढ़ना होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या हो, हीट रिलीज हो, यानी कि हीट निकले। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस को ही हम क्या बोलते हैं, CH4, यानी कि एक मीथेन गैस है। जब मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है और वाटर निकलता है, CO2 गैस निकलती है और वाटर निकलता है। बैलेंसिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगले लेक्चर में बता देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना ज़रूर चाहिए। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होना। तो बिल्कुल, कैसे हीट निकलती है, हीट एक तरह की ऊर्जा ही तो है। क्या ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं निकलती जो सांस लेते हैं, तो होता है ऐसा। जो हमारा ग्लूकोज होता है, यानी जो भोजन खाते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 गैस, वाटर और एनर्जी निकलती है, यानी एनर्जी निकलती है, तो बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या लिखोगे, यस, और ये एग्जाम्पल लिख देना है, आपका हो जाएगा काम। उसके बाद बात आ जाती है दूसरे रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये बिल्कुल उसके सेम उल्टा है, किसके, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो बिल्कुल उल्टा है उसके कम्बिनेशन रिएक्शन के। उसमें क्या होता था, उसमें दो रिएक्टेंट होते थे और सिंगल प्रोडक्ट बनता था, लेकिन इसमें उल्टा है कि एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन टू आर मोर प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। जैसे कि ये है फेरस सल्फेट, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अभी तक हमारे सिर्फ यहीं तक हमने कवर किया है वीडियो को। कल इसका अगला लेक्चर आएगा, कल इसका अगला लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों को ये लेक्चर पढ़ने में मज़ा आया है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको सारे तरह के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रही, हो सकता है कि कोई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमसे सीधा बात करिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे सीधे बात करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम कल ही आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।